2026 2025 से बेहतर होने वाला है। 2025 में जो प्रॉब्लम्स आई, जो कंट्रीज को लेकर के या इकोनॉमिक को लेकर के या राजनीतिक को लेकर के, उसके मुकाबले 2026 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली में पीएम बनने का योग है? 100%। कि 2026 मोदी जी के लिए कैसा होने वाला है? पीएम साहब के लिए बहुत अति उत्तम होने वाला है। जो इनकी पावर है, जो इनकी पोजीशन है, जो दिलों में जगह है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कि अभी जो ममता बनर्जी के खिलाफ वो जो चुनाव बंगाल में होगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ममता को हरा देंगे? देखो, अभी अगर मैं ये बोलूं कि मोदी जी उनको हरा देंगे तो शायद ये गलत नहीं होगा। अमित शाह का भविष्य क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे। क्या कोई युद्ध होगा भारत पाकिस्तान के बीच में? किसी भी छोटी कंट्री से नहीं होगा। 2026 में कौन कौन से बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे? केजरीवाल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाने के 99% योग। पिछली बार बहुत सारी चीजें हुई, इस बार क्या इस तरह का कोई तूफान, भूकंप? क्योंकि सूर्य और शनि का साल है, इनका द्वंद्व युद्ध कहीं ना कहीं प्रलय तो मचाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 2026 बस आने ही वाला है और सारे लोग ये सवाल अपने मन में कर रहे होंगे कि 2025 तो चला गया, लेकिन 2026 में क्या होगा? देश का, राजनीति का, अलग अलग लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा और क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा? ये कई सारे सवाल हैं जो हर व्यक्ति सोचता ही है कि नए साल में कुछ नया क्या होने वाला है। तो हमने फिर से सोचा कि क्यों ना जनता की मांग पे फिर से हम उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जिसको आपने बहुत सराहा। तो पूजा ने हमें फिर से सजेस्ट किया कि एक बार फिर से एक पॉडकास्ट करते हैं कि इस बार किस नेता का क्या होगा और आम जनता के ऊपर 2026 का क्या असर होने वाला है। बिल्कुल। नमस्कार, कैपिटल टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। वाकई में आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने हमारे शो में जितने भी प्रोडक्शन किए, हमने जितने भी सवाल उनसे पूछे, उनका जवाब सही मिला क्योंकि वो हकीकत होता नजर आया। बिहार में चुनाव हुआ, नतीजे आप सबके सामने हैं और आज भी 2026 को लेकर उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। राहुल गांधी को लेकर सवाल है, ममता बनर्जी को लेकर सवाल है, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो या तमाम बड़े लीडर्स को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर भी सवाल है। तो आज सवालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, एक एक कर उनसे सवाल पूछेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 2026 में आप क्या करें, क्या ना करें, छोटे छोटे उपाय और टिप्स भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए आज के हमारे खास मेहमान का स्वागत करती हूँ जो है एस्ट्रोलॉजर, लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, 2026 2025 से बेहतर होने वाला है, बदतर होने वाला है, क्या होने वाला है? और खास करके देश के लिए गुड न्यूज आने वाले हैं या फिर पिछले बार की तरह बिल्कुल सादा सादा जाने वाला है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं कि 2025 के मुकाबले 2025 में जो प्रॉब्लम्स आई, जो कंट्रीज को लेकर के या इकोनॉमिक को लेकर के या राजनीतिक को लेकर के, उसके मुकाबले 2026 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्योंकि 2025 मंगल और केतु का प्रलयंकारी योग लेकर के आया था और आते ही तबाही उसने मचा दी थी, जो कि लोगों को देखने को मिली। तो अगर बात करें हम 2026 की, तो 2026 में कुछ गुड न्यूज आने वाली हैं। जैसे कि ये साल जो है वो सूर्य और शनि का है। गुड न्यूज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली हैं। और अगर मैं देश की बात करूं, देश की इकोनॉमी की बात करूं, तो कंपेयर टू 2025 बहुत आगे और बहुत तेजी से हमारा देश आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि 26 नंबर जो है
वो 8 नंबर है। इसका जो टोटल करेंगे तो 8 नंबर है। 8 शनि का नंबर है और हमारे देश का वृषभ लगन है। वृषभ लगन में शनि भाग्येश और दशमेश यानी कि लक में भी हमारा देश को बहुत सपोर्ट मिलेगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हमारे देश को बहुत मिलने वाली हैं। ये फायदा 2026 में हमारे देश को मिलने वाला है। मतलब कि ट्रंप से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, ट्रंप से डरने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। प्रॉब्लम तब है जब वो बरसेंगे, बट ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी ट्रंप के साथ कि वो बरसेगा। तो इसलिए ट्रंप से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता मतलब एक गुड न्यूज है, सारे लोग ध्यान रखिए कि ये अपॉर्चुनिटी वाला एक साल आने वाला है, बिजनेस बढ़ने वाला है, इकोनॉमी बढ़ने वाला है, इसका मतलब लक भी बढ़ने वाला है। आपने गुड न्यूज की बात की तो कुछ बताइए कि क्या हो सकता है, किस क्षेत्र में हमें गुड न्यूज सबसे ज्यादा मिल सकती है? जैसे कि खाद्यान्न के रूप में, कपड़े आयात निर्यात के रूप में हमारा देश जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस जो है वो 10th घर से देखा जाता है। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राजसत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटीज और वृषभ लगन है तो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है हमारे देश का जो लगन है। तो उस हिसाब से देखें तो बिजनेस के मामले में, फाइनेंस के मामले में हमारा देश, ताकत के मामले में, इकोनॉमिक पावर के मामले में हमारा देश बहुत पावरफुल होने वाला है। आपने शुरू में बताया कि ये साल सूर्य का साल है, तो सूर्य देव किस पे मेहरबान होने वाले हैं? देखिए, जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है, जैसे यूपीएससी के जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य लग्नेश है, पंचमेश है या नवमेश है, तो उनके लिए ये सूर्य का साल बहुत उनको सपोर्ट करेगा। या जिनकी कुंडली में 10 नंबर यानी कि 10वें भाव में 5 नंबर राशि उदित हो रही है और उनकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है, जैसे वृश्चिक लगन, और नो डाउट हमारे देश के पीएम साहब की भी यही कुंडली है, तो सूर्य 10th स्थान में पोजीशन लिए बैठे, 10th राशि के मालिक हैं। तो यहाँ पर जिनकी भी कुंडली में सूर्य की राशि कारक है, सूर्य कारक हैं। सूर्य कारक कैसे देखेंगे कि जब 5 नंबर 6, 8वें और 12वें घर में होगा, यानी कि उनकी कुंडली में सूर्य बहुत सपोर्टिव नहीं है। जिनकी कुंडली में सूर्य लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इसके बाद मैं बात करूं दशमेश और एकादेश या तृतीयेश, इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। कर्क राशि के लिए, कर्क लगन के लिए सूर्य द्वितीय भाव के मालिक हैं। उनके जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव आएंगे, उनको अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखना है। और जिनका भी सिंह लगन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की भी अगर मैं पोजीशन देखूं तो वो भी कारक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सूर्य और शनि दोनों का साल है, लेकिन इस साल एक बहुत प्रॉब्लम भी लोगों के जीवन में देखने को मिलेगी कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा जातक या तो पिता से वंचित हो जाता है या पुत्र से वंचित हो जाता है। तो पुत्र सुख मिलने में, पुत्र के होने में बाधाएं उत्पन्न होंगी। और पिता की अगर हेल्थ जरा से भी डिसबैलेंस है तो पिता के सुख से बहुत सारे बच्चे ऐसे अपने पिता से सुख से वंचित हो जाएंगे। अब इसके लिए, क्योंकि मैंने बोला है तो ये डर का तो साल है, क्योंकि सूर्य शनि की आपस में जो लड़ाई है वो कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। पिता पुत्र हैं लेकिन फिर भी ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। और मैं पूजा जी आपको बता दूं कि मैं अगर 100 कुंडलियां ऐसे कॉम्बिनेशन की देखी हैं तो उसमें 90% लोगों के मैंने जीवन में देखा है कि या तो उनके पिता बचपन में उनकी डेथ हो गई या उसको कभी पुत्र सुख नहीं हुआ। अगर दोनों का सुख मिला तो पिता दूर चले गए या पुत्र में कोई ना कोई डिफेक्ट। लेकिन मतलब आप जो नुकसान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष में तो हर एक चीज का उपाय है, तो जो नुकसान अगर किसी की कुंडली में नजर आ रहा है कि 2026 में हो सकता है, तो क्या उससे बचने के भी कुछ उपाय हैं आपके पास? जी, मैं पूजा जी आपको बता दूं कि आपने या तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पॉडकास्ट कर लिए हैं। ज्योतिष उपाय के बारे में कभी बताता ही नहीं है किसी भी शास्त्र में। मुझे आप एक शास्त्र, एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया में दिखा दीजिए जो ये कहता हो कि ये उपाय शास्त्रों में वर्णित है। तो सबसे पहले अपने मन का ये मिथ निकाल दीजिए कि ज्योतिष केवल एक ज्ञान है। ज्योतिष तो एक शास्त्र है, ज्योतिष तो एक अध्ययन है, ज्योतिष तो बताने का एक वे है कि आपके जन्म कुंडली के माध्यम से आप अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान भूतकाल के बारे में जान सकते हो।
पर पाप करके उसका उपाय ज्योतिष नहीं देता। अगर ज्योतिष उपाय, ये जो उपायों का जिक्र है ये तो मनुष्य की देन है, और वो भी कलयुग में। अगर मैं बात करूं सतयुग की, मैं बात करूं द्वापर युग की, मैं बात करूं त्रेता युग की, किसी भी युग में उपायों का वर्णन नहीं था। सूर्य को जल चढ़ाना स्वाभाविक था। कर्ण ने कभी सूर्य भगवान को यह सोचकर जल नहीं चढ़ाया कि मेरा सूर्य ठीक हो जाए, या मेरी सूर्य से मित्रता हो जाए, मेरे सूर्य से ये फायदे मुझे मिल जाएं। पहले ऐसा नहीं था। आदमी अपने कर्मों से, अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से ही अपने ग्रहों को ठीक करता है। आप देखेंगे मेरे जितने भी, सबसे पहले मेरा उद्देश्य यही रहता है कि व्यक्ति अगर ग्रहों को ठीक करना चाहता है तो उसको अपने कर्म ट्रैक को ठीक करना चाहिए। अपने बिहेवियर से, अपनी प्रवृत्ति से, अपने नेचर से हम ग्रहों को ठीक कर सकते। मतलब कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत। कलयुग में आज मेरा समय बहुत बढ़िया चल रहा है। ये उपाय कैसे जनरेट हुए? मेरा समय बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका समय भी अच्छा आने वाला है। आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके मन में अभी बहुत ज्यादा एंजाइटी है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, डिस्टर्ब हो, ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशान हो गई हो। तो अब मुझे पता है कि आपको सॉल्यूशन के बिना आपको समझ नहीं आएगी कोई चीजें। तो मैंने कहा एक काम करना, जब सुबह घर से निकलो तो 3 बार ओम श्री हनुमते नमः बोल के, और आपने सीधा ही पांव बाहर निकालना है। अब आपके मन में क्या बात आ गई कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत नेम फेम वाले, इन्होंने ये उपाय बोला है, अब ये उपाय करने से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो इसके साथ उपाय, मेरा समय, उपाय और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि आपने जो सोचा, अच्छा सोचा, आपने सोचा कि ये उपाय करके ठीक हो जाऊंगी, और जैसे ही आपने ये सोचा, इस मंत्र का जाप करके आप घर से बाहर निकली, आपको अच्छी न्यूज मिल गई। आपने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो इस तरीके से ये उपाय जो है हमारे इस युग में, कलयुग में, किताबों का रूप ले चुके। अच्छा चलिए, फिर अब जानकारी ही बताइए आप कि 2026 मोदी जी के लिए कैसा होने वाला है? 2026 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पीएम साहब के लिए बहुत अति उत्तम होने वाला है, क्योंकि 2026 में सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य भी इनके बली हैं, क्योंकि इससे वृश्चिक लगन कुंडली है, सूर्य 10th भाव के मालिक हैं, और सूर्य 10th भाव के मालिक होकर के कारक पोजीशन में बैठे हैं। तो इनकी जन्म कुंडली की अगर मैं बात करूं तो इनका 2026 बहुत ही अति उत्तम होने वाला, यानी कि जो इनकी साख है, जो इनकी पावर है, जो इनकी पोजीशन है, जो दिलों में जगह है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, यानी कि इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि लोगों के लिए सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत लोग तो हजम, दूसरी पार्टियां वाले तो हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों के लिए उसको सहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट ये वजह है कि उनके लिए ये साल बहुत ही लाभदायक साबित होगा। मतलब 2025 से बेहतर होने वाला है। बहुत ज्यादा 2025 उनके लिए ठीक ठीक था। कुछ चुनाव तो जीते हैं, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा था, कई गुना ज्यादा अच्छा होने वाला है 2026। तो ये बताइए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो ममता बनर्जी के खिलाफ वो जो चुनाव बंगाल में होगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ममता को हरा देंगे? देखो, अभी अगर मैं ये बोलूं कि मोदी जी उनको हरा देंगे तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन तो ऐसे ही बनी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी की कुंडली भी, उनकी कुंडली में भी सूर्य उच्च राशि में 10th भाव में स्थित हैं। मोदी जी की कुंडली में 10th भाव के मालिक सूर्य हैं। तो उनकी कुंडली में अगर मैं बात करूं, 10th भाव के जो मालिक हैं 11th हाउस में बैठे, प्रॉफिट हाउस, जो 11वां घर है, वो आकांक्षाओं का, एक्सपेक्टेशन का, कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है अपनी टीम को लेकर के, अपनी सरकार को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और लोगों की भी ताकत मोदी जी के रूप में बहुत बढ़ेगी, लोगों के दिल में उनकी जगह बहुत तेजी से बनेगी। तो उसका बेनिफिट मोदी जी को इस साल मिलेगा। ममता बनर्जी की कुंडली में सूर्य उच्च राशि में, उनके 2nd हाउस के जो मालिक हैं सूर्य 10th भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो जीतना लगता है मुझे कि इस साल मोदी जी बहुत अच्छी पोजीशन बनाएंगे बंगाल में। दूसरी जगहों की बात करूं तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर बात ममता बनर्जी की कुंडली की अगर मैं देख रहा हूं, क्योंकि देखो ये ग्रहों का खेल है। मतलब आपको ममता बनर्जी की कुंडली में ये दिख रहा है कि वो थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन ममता बनर्जी जी के लिए भी जीत पाना आसान नहीं है। बहुत ही, कोई जब तक उन्होंने कर लिया स्ट्रांगली तो बात अलग है, नहीं तो बहुत मुश्किल है इस बार मोदी जी को के आगे से ये सीट, ये
जीत लेके मतलब जा। बंगाल में इस बार जो है बैटल ऑफ बंगाल जो होने वाला है, बहुत धुरंधर लड़ाई हाँ, होगी। मैं अगर बात करूं कंपेयर की, तो मोदी जो हमारी बीजेपी की सरकार के जो चांसेस हैं वो 55 to 60% चांस हैं, और ममता बनर्जी के जो चांस हैं वो 40 to 45% चांस हैं। तो बढ़ोतरी कहीं ना कहीं, देखो, कंपेयर ममता बनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी वो सत्ता में, राज्य सत्ता में है, उसकी पोजीशन नीचे आएगी। सूर्य उच्च का होने के बाद भी उसकी पोजीशन नीचे आएगी, और मोदी जी की कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी होने की वजह से उनकी इमेज, उनकी जो पावर, उनकी जो ताकत है वो बढ़ेगी उनको। और अगर थोड़ा सा जब तक उन्होंने कर लिया तो बंगाल को इस बार वो खींच के ले आएंगे। बिल्कुल। आपने बड़ा मामला को घुमा फिरा दिया। बिहार के चुनाव में आपने एकदम सटीक बताया था कि तेजस्वी यादव का जो है वो कुंडली ठीक नहीं, वो नहीं जीत पाएगा। देखो, मैं आज भी, जो मेरा नेचर है, मैं आज भी जब कोई व्यक्ति जन्म कुंडली दिखाने के लिए मेरे पास आता है, तो अगर मुझे कुंडली में स्ट्रगल लगता है तो मैं उनको क्लियर ही बताता हूं कि आपके लिए पंडितों के पीछे भागना अपने पैसे को खराब करने जैसा है। जब तक आपका सही समय नहीं आएगा तब तक आप एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे मत भागो। तो वो कहता हम क्या करें, तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा उपाय है आपके पास। उपाय क्या है कि आप भगवान की शरण में चले जाओ, ईश्वर की शरण में चले जाओ। रोज सुबह उठ करके शिव भगवान के, मैं दुनिया के हर इंसान को यह बात बोलना चाहता हूं कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपकी किस्मत में परिवर्तन नहीं आया, फिर आप दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, इनको और आजमा लेते हैं। मुझे भी कई बार जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं कुणाल जी मैं 10 को मिल चुका हूं, आप आखिरी हो, आपके बाद मेरा ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाएगा। आप देखो, मैं उनकी कुंडली भी नहीं देखता और उनसे फीस भी नहीं चार्ज करता हूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूं, मैं ये बोलता हूं कि हम ज्योतिष पर, अगर हम ज्योतिष को कलंकित कर रहे हैं तो हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। ज्योतिष को हमने थोड़ा पढ़ाई तो है, हमने भृगु ऋषि जितना तो ज्योतिष को नहीं पढ़ा ना, पाराशर ऋषि जितना तो ज्योतिष के बारे में नहीं जाना। जितने हमारे महान ऋषि हुए हैं, आज आप देखिए कि आज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे क्या हो रहा है। 4 किताबें पढ़ करके आप एस्ट्रोलॉजी पे 1000 कि ये उपाय करते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी और धन की वर्षा होगी। ये दिवाली पर आप उपाय कर लीजिए और मैं दावा करता हूं कि पैसे से आपका घर भर जाएगा। जब आपने एक उपाय बता दिया पैसे से घर भरने वाला, तो फिर आपको दूसरा उपाय बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि फिर तो आपका वो उपाय काम करना चाहिए। और जितने लोगों ने वो देखा वो सब मालामाल हो जाने चाहिए थे। फिर उनको वापस कोई रील की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। यस, 100% मैं यही कहता हूं। और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं ये लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर निरंतर एस्ट्रोलॉजर के से मिलने के बाद भी आपकी किस्मत में परिवर्तन नहीं आते, तो दोस्तों ज्योतिष पर से अपना विश्वास मत उठाओ। लोग गलत हो सकते हैं पर ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। सीधे भोलेनाथ के शरण में जाओ। हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत वेदों के चक्षु हैं, आंखें हैं ज्योतिष। तो आप क्या करो, सुबह उठो, नित्य प्रति शिव भगवान की शरण में जाओ, जल चढ़ाओ, वहीं पर बैठ। मैं कहता हूं कि मैं दुनिया को तो ये बताता हूं कि पहले अपने गुरु का ध्यान करो, गणेश जी के राइट हैंड पे जल चढ़ाओ, अपने गुरु का ध्यान करते हो, फिर गणेश जी के ऊपर जल चढ़ाओ, गणेश जी के बाद पार्वती माता के ऊपर जल चढ़ाओ, पार्वती माता जी के बाद वीरभद्र देव का स्मरण करके उनके राइट हैंड, उनके सबसे बड़े जो है स्ट्रांग गण हैं शिव भगवान के, और सबसे बड़े रक्षक हैं शिवालय के वीरभद्र, जिन्होंने प्रजापति दक्ष का संहार किया था। तो उनका स्मरण करके, बट उनकी जगह नहीं होती शिवलिंग में, लेकिन उनकी जगह पार्वती माता जी के राइट में आप उनका नाम वीरभद्र देवाय नमः कह करके जल चढ़ाओ। फिर उन्हीं के राइट में कुबेर देवाय, कुबेर देवता भी शिव भगवान के गण हैं, उनका स्मरण करके जल चढ़ाओ। फिर कार्तिक भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ, फिर नंदी भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ, फिर नाग देवता, उसके बाद शिव भगवान जल ग्रहण करते। ये तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दी, तरीका बता दिया, पर मैं जब जाता हूं ना, मेरे जो मन में आता है, मैं तो एक फैमिली समझ के जहां मन करता है वहीं चढ़ा देता हूं और भगवान को बोलता हूं मैं परेशान हूं और मैं तो आपसे ऐसे मिलने आया हूं। वाकई में मतलब मन साफ सच में बताता हूं कि दुनिया के लिए उपाय हैं, बट ये सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप इस मिथ में मत फंसो
कि ऐसा ही करूंगा, ये प्रेजेंटेशन दूंगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन आप जानते भी हैं और हमने भी देखा है कि मार्केट्स में तो एस्ट्रोलॉजर्स की कमी नहीं है। आप एक बार गूगल करेंगे तो हजारों लिस्ट सामने आ जाएगी और फीस भी काफी अच्छी खासी होती है। लोग पन्ना पहन लो, मोती पहन लो, ये पूजा करा लो, वो पूजा कर ला, ये उपाय कर लो, उसमें पैसे भी बहुत लगते हैं। तो वो लोग जो करते हैं वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। देखो, कई बार जैसे मुझे लगता है कि किसी का समय बहुत अच्छा चल, जैसे मेरे ऊपर शुक्र की दशा चल रही है 20 साल की, मैं मिलने एक इंसान से जाता हूं और 5 लोग ऐसे मिल जाते जिनकी किस्मत बदलने वाली थी। मैं लोगों को जब मिलता हूं ना, तो मैं उनको बोलता हूं कि आपकी किस्मत को ईश्वर ने बदलना लिख दिया था, तभी आप मुझसे मिल रहे हो। अभी यूएस में मैं था, वॉशिंगटन डीसी में, वहां के एक फेयरवेल पार्टी थी। तो वहां के सेकंड टॉप पोस्ट है, एक मिनिस्टर पोस्ट होती है, मतलब एम्बेसडर टू नेक्स्ट पोस्ट होती है। बहुत ही क्लोज मित्र हैं हमारे जगमोहन जी। तो वो एक जगह एक पार्टी में गए थे, उनके एक साथ कोलीग की फेयरवेल पार्टी थी। मैं चला गया और जिस व्यक्ति का वो घर था, जिसके घर पे वो फेयरवेल पार्टी थी, 1500 से 2000 करोड़ की वर्थ का घर बना हुआ था। ऐसा घर मतलब मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। अंबानी जी के घर में गया नहीं हूँ, अडानी जी के घर में गया नहीं हूँ, लेकिन वहां मैं चला गया। तो गूगल पे आप डालोगे अनिल शर्मा जी, उनका घर था वो। आईटी के बंदे, 600 से 1000 बिलियन की उनकी कंपनी है, डॉलर की। तो दिल खुश हो गया। तो वहां पर मुझे भैया ने बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। सोचो, कम से कम मेरे 50 कार्ड लोगों ने मांगे, फोटो खिंचाए मेरे साथ। क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है कि आपको इंट्रोड्यूस कौन करा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो आप सोचो कि ये समय बढ़िया जब होता है ना, तो भगवान ऐसे ही बड़े बड़े लोगों को मिलवाता रहता। ये समय बढ़िया आता कब है? ये आता है आपके कर्मों के आधार पर। जब आप भगवान की नजर में पास हो जाते हो ना, तो आपका अच्छा समय आपको इसी जीवन में भोगने को मिल खैर, जाता है। साफ शब्दों में कहें तो हमारे दर्शकों को भी ढोंगी पंडितों से बचने की जरूरत है। ऐसे ढोंगी पंडितों के पास ना जाए जो आपको लंबे चौड़े उपाय बताए और आपको ठग भी ले। खैर सर, आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए मुझे कि राजनीति में अमित शाह का भविष्य क्या है? क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे। कि बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मेरे से सवाल किया, हालांकि बहुत लोगों को मिलता ये जो है लगता नहीं है, क्योंकि लोग उनको सिर्फ चाणक्य के रूप में देखते हैं। लोग उनको चाणक्य के रूप में और मोदी जी को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में देखते हैं कि चाणक्य कभी खुद पीएम नहीं बन सकते। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनकी कुंडली भी कम स्ट्रांग नहीं है। उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो कि उनको पीएम की गद्दी पर बिठाने में सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सडन ग्रोथ कौन देता है? राहु। स्टेबिलिटी कौन लाते हैं? शनि। अमित शाह जी की कुंडली में छठे घर के जो मालिक हैं, छठे घर के मालिक शनि सुग्रही छठे घर में बैठे हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर एक बार अमित शाह जी, पीएम जी साहब ने, मोदी जी ने अगर एक रिटायरमेंट ले लिया, मैं ये भी आपको बता दूं कि उनकी इतनी प्यारी कुंडली है, अमित शाह जी की इतनी सॉफ्ट कुंडली है, कन्या लगन, अंदरूनी बहुत स्ट्रांग है वो। आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है कि जब गुस्सा आता है तो उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों का जवाब आप दे नहीं सकते। लेकिन अंदरूनी थोड़ी देर के बाद बात खत्म हो जाएगी तो आपको इतने बढ़िया से खाना खिलाएंगे, इतने बढ़िया से पानी पिलाएंगे, इतने बढ़िया से आपकी टेक केयर करेंगे कि आप सब भूल जाओगे। आप कहोगे यार, ये आदमी तो इतना सॉफ्ट विचारों का, इतना सॉफ्ट, इतने पानी की तरह नेचर है। उसकी वजह है क्योंकि उनका कन्या लगन है। जो बात पीएम वाली बात बोली कि उसकी वजह है कि उनकी कुंडली में राहु 10th भाव में, जो स्टेटस का घर है, राज्य सत्ता, जो पदवी है, वो 10th घर से भी देखी जाती है। और 10th घर में उनके राहु मिथुन राशि में उच्च के बैठे हैं। और 10वें घर के जो मालिक हैं वो है मरकरी। मरकरी सेकंड हाउस में बैठे, धन के घर में। अमित शाह जी के कदम भी ऐसे हैं, जिस घर में चले जाएंगे ना, उस घर में बरकत ही बरकत होगी। इनकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा हुआ है। मेरे को पहले कभी मिले नहीं, पहले नहीं मिले कभी। सूर्य नीच का होना, एक बार व्यक्ति को डिफेम जरूर मिलता है, जेल जाना भी पड़ता है, कोर्ट कचहरी, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। उसकी वजह है सेकंड हाउस के
सूर्य का नीच का होना वो अपयश देता है, डिफेम देता है। फिर उनकी कुंडली में मंगल सपोर्टिव नहीं है और मंगल भी नीच राशि में एकादश भाव में बैठे हुए हैं कि बहुत कुछ जो कमाया होता है, जो प्रतिष्ठा या पैसा, सब जीरो हो जाता है। लेकिन व्यक्ति फिर इतिहास रचता है और फिर इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से बुलंदियों पर पहुंचता है कि लोगों के लिए सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनकी कुछ चीजें, जैसे कि शनि उनके छठे घर में सुग्रही हो गए, अगर एक बार वो उस पदवी के लिए नियुक्त होंगे तो कोई उनको हटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये तभी होगा जब मोदी साहब उनको बोलेंगे कि भाई मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूं, आप इसको देखो। और उसके बाद यह भी तय है कि उनका पीएम बनना तय है। उसके मल्टीपल योग हैं। बृहस्पति चौथे घर के मालिक हैं और बृहस्पति 7th हाउस के मालिक हैं। दोनों के मालिक बृहस्पति भाग्य के स्थान में बैठे हैं, वो पराक्रम भाव को देख रहे हैं। उनके अंदर न्याय प्रीति, देखो आज उनको चाणक्य क्यों कहा जाता है कि उनका जो लग्नेश और दशमेश मरकरी बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड है। आप 10 मिनट बैठोगे, आपको बात बिना करे भी आपकी बॉडी लैंग्वेज सही, वो आपका पूरा हिसाब किताब समझ लेंगे। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हो, सिक्स सेंस। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कुंडली के बारे में, और मैंने अभी कुछ कुंडली भी नहीं देखी और मैंने बोला आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है। आपने बोला हाँ ये कैसे, आपको लगा है जादू, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बोला। मुंह से निकली बातें, ये आभास होता है और मुंह से निकली बातें सच हो ये जाती सिक्स हैं। सेंस काम करता इसको सिक्स सेंस कहते हैं, छठी इंद्री। तो अमित शाह जी की छठी इंद्री वेरी एक्टिव। कुणाल जी, हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात की और उन्होंने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ की भी कुंडली में पीएम का योग है। आपको क्या लगता है, आपने भी उनकी कुंडली देखी होगी योगी आदित्यनाथ की, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली में पीएम बनने का योग है? 100%। एक समय आएगा कि हमारे देश की बागडोर उन्हीं के हाथ में जाएगी। देखिए मोदी जी और अमित शाह जी की भी एक एज तो हो ही चुकी है, ये भी आप मानते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तब शायद मैं इतना एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम नहीं करता था। ये बातें करीबन बहुत पुरानी बातें, ये मेरे ख्याल से 5-6 साल, तब जब मैं कुंडलियों को स्टडी किया करता था। और उस समय टीवी का भी इतना प्रचलन नहीं था। हालांकि टीवी पे भी हमारे शोज 2007-8 के बाद से शुरू हुए। तो उस समय भी मेरे को लगता था, क्योंकि कुछ चीजें आदमी को ना आभास हो जाती हैं। ऐसे मैंने कई लोगों की, आप देखोगे मेरे कंप्यूटर में दुनिया के जो जितने रिच सुपर रिच लोग होंगे ना, सबकी कुंडली सेव होगी। उसकी वजह कि मुझे स्टडी करने का बड़ा शौक है, कुंडलियों को वर्क करने का, उन पे काम करने का। तो जो इनकी योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है वो सिंह लगन कुंडली है। इनके जीवन में जो स्ट्रगल था वो चला गया। इनके ऊपर जो दशा चल रही है वो वीनस की चल रही है, और वीनस की दशा भी 44 तक रहेगी, 44 तक वो एक पद से दूसरे से पांचवें, पांचवें से 10वें, ये ऐसे ही अपने पद पर बढ़ते चले जाएंगे। अब फिर बात करते हैं ओहदा, उद्योग, बड़ी पदवी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग। कितने लोग हैं जो योगी हैं, मानती हो ना? कितने बड़े बड़े संत हैं, लेकिन योगी जी ही क्यों? बिल्कुल, योगी जी ही क्यों? इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सही बताऊं, मोदी जी के बाद मैं इनको कम भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी हमने योगी जी को देखा ही कहां है। अभी तो उनकी एज की शुरुआत हुई है, ऐसे समझ लीजिए। जो योगी जी कर जाएंगे वो 50-100 साल पहले ना पहले किसी ने किया होगा, 100-200-500 साल पहले ना किसी ने किया होगा, और हजारों साल तक ना कोई कर पाएगा। ये ऐसी कुंडली है, इसकी व्याख्या मैं करना चाहूंगा कि उनकी कुंडली में सूर्य बुध का आदित्य योग 10th घर में बना हुआ है, और इसलिए नाम उनका आदित्यनाथ है। हाँ, ओए होए क्या कमाल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और साथ में शनि भी, शनि सूर्य मंदार दोष होते हैं। व्यक्ति को ना पिता का सुख मिलता है। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में मैंने इन ग्रहों को साथ में पाया है, मैंने देखा है कि ऐसा व्यक्ति पिता सुख से वंचित हो जाता है। पिता सुख मिलता है तो बच्चों का सुख नहीं मिलता। उन्होंने शादी नहीं करी तो बच्चे का मतलब ही नहीं उठता। बुध सूर्य के साथ और शनि के साथ कि देश की जो इकोनॉमी है, अभी तो चलो मोदी जी के हाथ में, अभी यूपी की हम इकोनॉमी की बात करें, योगी जी ने
यूपी में जितने बदलाव कर दिए हैं, इतिहास है ये अपने आप में। कभी उम्मीदें ऐसी होती थी कल्याण जी से, जब कल्याण जी मुख्यमंत्री थे, या लोग सोचते थे राजनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाएं, पर क्योंकि मुलायम सिंह जी स्ट्रांग कुंडली, स्ट्रांग मायावती जी स्ट्रांग पदवी थे वहां पर, तो वो जगह नहीं बना पाए। लेकिन योगी जी देखो आए, तो अब लोग तरस जाएंगे कि ये हमारे खानदान में कभी होती थी पदवी हमारे पास, अब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक योगी जी यूपी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यूपी को जब तक सही हाथों में योगी जी नहीं देंगे ना, तब तक वो दिल्ली की तरफ रास्ता, हालांकि मोदी जी चाहेंगे कि आप दिल्ली में आ जाओ, पर योगी जी से पर्सनली जब भी बात होगी ना, तो योगी जी कहेंगे कि अभी मुझे थोड़ा सा इस पे वर्क और करने दो, उसके बाद आएंगे। अभी वैसे तो इनका राजयोग 44 तक है, और इनकी कुंडली में दूसरा मंगल एकादश घर में बैठे हैं, केतु 12वें घर में मोक्ष कारक हैं। ये हमारे देश को भी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, और अपने इस जीवन के बाद इस जन्म मरण से मुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में केतु 12वें घर में बैठे, और केतु और शनि 12वें घर के मोक्ष कारक ग्रह हैं। उसके बाद छठे घर में मकर राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी शनि 10th घर में बैठे हैं। पहली बात तो उनके सामने जल्दी से कोई खड़ा नहीं होएगा, और अगर खड़ा हो भी गया तो उनको जल्दी से कोई हरा नहीं पाएगा। 2-3 लोग खड़े हुए थे। राहु बैठे 10th घर में। योगी जी की कुंडली के 10th हाउस में राहु का होना, कलयुग है ये, कलयुग में काल है राहु। और जिस तरह से कुणाल जी ने योगी जी की कुंडली के बारे में समझाया है, उससे तो ये साफ है कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो तो योगी जी। हाँ, तो ये बताइए 2027 में जो चुनाव होगा, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा, योगी जी हालांकि देखो, जैसे मैं बात करूं कि उनकी अखिलेश जी की कुंडली पर, तो मैं बता दूं कि अखिलेश जी की कुंडली भी कन्या लगन कुंडली है। उनकी कुंडली में उनको बहुत अभी अपनी कुंडली पे वर्क करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी पोजीशन राहुल गांधी जी जैसी है, लेकिन कभी कभी उनकी, आपने देखा होगा, अपने शब्दों पर कमांड नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है। मुंह से ऐसे शब्द निकाल देते हैं जो कि हिंदू सनातन धर्म के लिए अच्छे नहीं है। किसी भी चीज के लिए कभी हाँ। गड़बड़ उस तरह से अब वो क्यों होता है? उनको या तो कोई सलाहकार अच्छा नहीं मिला, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर उनको समझाने वाला नहीं मिला कि उनकी जन्म कुंडली में चंद्र और शनि का विष योग बना हुआ है। चंद्र और शनि का विष योग, सूर्य और शनि का मंदार दोष। देखो, पिता सुख से वंचित हो गए, बच्चा बाहर पढ़ रहा था, पैदा होते ही बाहर पढ़ने चले गए। अखिलेश जी ने सारी अपनी जो एजुकेशन लाइफ है वो बाहर ही बिताई घर से है। बाहर किए। तो इनकी कुंडली में भी मंदार दोष था। अब चंद्र केतु का ग्रहण और चंडाल योग, सूर्य और केतु का ग्रहण दोष, पिता सुख से वंचित। पिता से ओहदा तो मिल गया, पद तो मिल गया, लेकिन उस पद को सही न्याय देने में ये कामयाब नहीं हो। बहुत प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ेगा, क्योंकि विष योग दुनिया का सबसे डेंजरस योग होता है, कॉम्बिनेशन होता है जिसको विष योग, चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एंजाइटी, दिवालिया, मेंटली स्ट्रेस, ओवरथिंकर बना के रख देता है। व्यक्ति कब क्या मुंह से बोल देता है उसको पता नहीं चलता, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूर्य और केतु का ग्रहण दोष, उनको भी अपने हार्ट का, बीपी का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। चंद्र और केतु का चंडाल योग, शनि और चंद्रमा का विष योग, सूर्य और केतु का ग्रहण, कितने सारे कॉम्बिनेशन 10th घर में ही बने। और 10th घर के जो मालिक है बुध, एकादश घर में शुक्र, पैसे की कोई कमी नहीं है उनको, पैतृक संपत्ति, पैतृक तो इसका प्रॉपर्टी। मतलब है 2026 जो साल आने वाला है, अखिलेश यादव के लिए उतना बेहतर नहीं होने जा रहा है। हाँ, उनको बहुत अपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर टीम को बदलने की आवश्यकता है, ताकि इस साल तो नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद अगले सत्र में शायद पोजीशन बना ले। कुछ पोजीशन उनका बेहतर होगा। एक और आदमी बड़ा मेहनत करते रहते हैं आजकल एसआईआर के ऊपर उनको जो है भूत सवार है, वोट छोड़ जो गद्दी देश छोड़ में कर कम बाहर ज्यादा रहते हैं, जिनकी शादी को राहुल लेके भी गांधी। बहुत कंट्रोवर्सी है। राहुल गांधी का क्या होगा 2026? राहुल गांधी के लिए क्या लेकर के आ रहा है? देखो, जैसे राहुल गांधी जी की जो कुंडली है वो मकर लगन कुंडली है, और उनकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में, जैसे कि हमने बताया था कि उनको अपनी फैमिली को मेंटेन करने की आवश्यकता है, कि उनकी कुंडली में 7th हाउस, डे टू डे इनकम के मालिक है चंद्रमा,
और 7th हाउस के मालिक चंद्रमा अपने से पंचम भाव में बैठे, प्रॉफिट हाउस में, और 5वें और 7वें घर में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र 10th घर के भी मालिक हैं और पंचम भाव के भी मालिक है। तो ये कॉम्बिनेशन, यानी कि जितना अपनी लाइफ पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली लाइफ को जितना समय देंगे उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फैमिली तो है ही नहीं। देखो, ये हमारा पिछली बार भी बात हुआ था कि मैंने आज तक, वो जंगलों में भी रहने लग जाए ना तो भी मंगल ही मंगल हो जाता है। फैमिली लाइफ का मतलब, या तो मुझे ज्योतिष पर से विश्वास को हटाना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे से हटना पड़ेगा, तो शायद ऐसा संभव है। वैसे आपके पॉडकास्ट के बाद वो अचानक से कोलंबिया गए तो तेज प्रताप यादव, भाई लोग तो एक ही फैमिली, एक ही तरह के लोग हैं आपस में। उन्होंने कहा, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी तो चले गए बिहार छोड़ के, तो उन्होंने कह दिया साफ कि वो अपनी फैमिली से मिलने गए हुए हैं कोलंबिया। सो दिस इज व्हाट ही सेड। ये हमने भी आप ही के पॉडकास्ट में शायद जब आपने पूछा था, आज फिर आपने देखो पूछ लिया। मेरी उनसे सहानुभूति बहुत है क्योंकि कुंडली उनकी बहुत ही प्यारी कुंडली है, लेकिन उनको अपनी फैमिली, अपने सराउंडिंग लोगों की सपोर्ट नहीं है, क्योंकि शनि नीच राशि में उनका जो लग्नेश है, शनि नीच के चौथे घर में केंद्र में ही विद्यमान तो है। उसके राहुल गांधी के आसपास के लोग ही राहुल गांधी को डुबा रहे हैं। वो ही नहीं चाहते कि वो पीएम बने, वो ही उनको डुबोने में लगे रहते हैं, वो ही उनके लिए। लेकिन आपने पीएम को लेके अमित शाह की कुंडली के बारे में बताया, योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया, लेकिन राहुल गांधी की कुंडली को लेकर भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या वो कभी आने वाले वक्त में पीएम बन सकते हैं क्या? देखिए, पीएम बनना उनकी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश की जो जन्म कुंडली है वो है वृषभ लगन। जी जी। हमारे देश की, भारत की जो जन्म कुंडली है, जो पहले राष्ट्रपति थे हमारे, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था उज्जैन से, जिनसे समय निकलवाया था कि हमारे देश के संविधान या जो भी उस पे हस्ताक्षर करने के लिए कौन सा टाइम सही है। तो उन्होंने रात को 12 बजे का समय सुझाया था। उस समय वृषभ लगन कुंडली बन रही थी। देखिए, मैं कितने बार बोल चुका हूं कि मेरी फेवरेट हॉरोस्कोप है वृषभ लगन। कृष्ण भगवान इसी लगन में जन्मे थे। तो ये अलग अलग बातें हैं दोनों। बाद में मैंने इस पे जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि हमारे देश की जो कुंडली है वो वृषभ लगन इसलिए बनी क्योंकि एक उज्जैन के एस्ट्रोलॉजर ने ये लगन सुझाया था। इसका मतलब वो भी जानते थे कि ये टॉप लगन चार्ट है, और मैं भी जानता हूं कि वृषभ लगन टॉप लगन चार्ट है। फिर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि शेर के ऊपर सवारी क्या कोई आम इंसान कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बुल, बैल, बुल मतलब सांड जो होता है, जो एकदम उद्गंड है, या नंदी, बुल नंदी भगवान हो गए, उनके ऊपर सवारी कौन कर सकता है? उसके लिए महान आदमी चाहिए, महादेव ही चाहिए। यस, महान आदमी चाहिए, महादेव चाहिए, या नमोकार चाहिए। तो मैं, या योगी, नमो तो कर ही रहे हैं सवाल, या योगी जी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देश की जन्म कुंडली है वृषभ लगन, मोदी साहब की कुंडली है वृश्चिक लगन। आप देखो पिछले 15 सालों में, ये तीसरा सत्र तो चल ही रहा है कि बखूबी अंजाम दिया है कि नहीं, न्याय किया है हमारे देश के साथ कि नहीं, बिना किसी डाउट के। इतना स्मूथ राइड कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि और जब तक उनका जीवन रहेगा वो एक पद से 5 पद, 5 से 25 पद बढ़ते ही रहेंगे। यानी कि देश को ना झुकने देंगे, ना देश की तरक्की को रुकने देंगे। अब एक बात बताइए कि राहुल गांधी भी तो आपने काट दिया, प्रियंका वाड्रा का क्या होगा? प्रियंका गांधी जी की भी जो कुंडली है, उनकी भी मिथुन लगन चार्ट है, इनकी मकर लगन चार्ट है। अब इस खानदान में देखो कोई विरला बच्चा वृश्चिक लगन, वृषभ लगन, कुंभ लगन या सिंह लगन पैदा होगा। अभी ये जो मोदी साहब हैं या योगी जी हैं, ये कोई एक घर के बच्चे तो नहीं है ना, ये तो अलग अलग जगह से आए हैं। इनकी नियति तय है, इनकी नियति ऑलरेडी तय है। अपने प्रारब्धों का फल, अपने कर्मों के आधार पर जो इन्होंने पुण्य अर्जित किए हैं, इन्हीं पुण्यों से इनको प्रारब्ध, यानी कि आप देखो बचपन से 30 साल, बचपन से जन्म से 30 साल कितना स्ट्रगल,
आपने मोदी साहब की पिक्चरें नहीं देखी पुरानी। आज जब मोदी साहब को देखते हो आप, देख रहे हो आप, और जब उनको 30 साल पहले, यानी कि उनको 20 साल 15 साल की एज वाली उनकी पिक्चर्स या वीडियो देखोगे ना, आंखों में आंसू हो जाएंगे कि ये इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतनी यातनाएं झेली। मैंने एक वीडियो देखी योगी आदित्यनाथ जी की कि वो स्पीच दे रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी स्पीच को सुनते सुनते मैं कहता हूं मेरी आंखों में आंसू आ गए। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मैं कहता हूं उस समय सरकार बीजेपी की नहीं थी, उनके किसी की सपोर्ट नहीं थी, ना ऊपर बैठे वाले लोगों की सपोर्ट थी, ना साथ में बैठे लोगों की सपोर्ट थी। और उस समय अपनी पार्टी के लोग भी पैसे के लिए बिक जाते थे कुछ लोग। तो वो है ना कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, तो ये सब पत्थर पे घिस के जो है तो आज ये रंग खिला है। शनिदेव ऐसी ही परीक्षा लेते हैं। पैदा होने से 30 साल तक शनि जीवन में स्ट्रगल भर देते हैं। स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल। मेरे जीवन में भी शनि पैदा होने के साथ ही आ गए थे। और सोचो 20 साल 19 साल जो शनि की महादशा थी, अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में मेरा जन्म हुआ। जितना स्ट्रगल मैंने किया है, शायद मुझे लगता है कि मेरी भी वो परीक्षाओं का दौर था। तो मैंने इसलिए इसको बहुत स्टडी किया है कि जितने भी लोग टॉप पोजीशन पर पहुंचते हैं उनके स्टार्टिंग जीवन जो है बड़ा स्ट्रगल में होता है। तो योगी जी को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, उसके बाद आने वाले समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति जो पूरा मिट्टी में रंगा होगा, मेहनत में जमा होगा, वो ही आकर के हमारे अभी देश की। आपको इस न्यू जनरेशन के किसी नेता में ये आपको छवि दिख रही है, या कि वो घिस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में 5-10 साल के बाद जितने वो लोगों उभर का कर आपने निकलेंगे? कुंडली देखा हाँ। होगा नए 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 नेताओं नेताओं में। जैसे एक मैंने कुंडली देखी थी संबित पात्रा जी की, उनके साथ भी काफी क्लोज मेरा रिश्ता रहा है। उनकी कुंडली भी बहुत स्ट्रांग है। मोदी साहब जी की तरह उनकी कुंडली भी वृश्चिक लगन चार्ट है। मोदी साहब की कुंडली में चंद्र और मंगल बैठे हैं, उनके सूर्य बुध बैठे हैं, बुध आदित्य योग। अभी जीवन में उन्होंने भी देखो चुनाव को की हार भी देखी। तो लास्ट जब चुनाव थे तो मैं अपने आप ही स्पेशली उड़ीसा गया था कि हमने कुछ उनके लिए यज्ञ कराया था। और उनको मैंने मानिक और पुखराज ये कह के पहनाया था कि जिस दिन सूट करेंगे उसी दिन आपसे चार्ज करूंगा। तो ये भी हमें अपने ऊपर विश्वास होता है कि उनकी कुंडली में इतनी पोटेंशियल है, इतना दम है कि एक ना एक दिन, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पीएम ही बनेंगे, लेकिन बड़ा बनेंगे। टॉप पोजीशन पर बहुत तेजी से और जल्दी से वो आएंगे और अच्छा न्याय करेंगे। ऐसे सुधांशु त्रिवेदी जी की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो उनकी कुंडली में भी देखो उनकी आज जो नॉलेज है बहुत है, वो अद्भुत है। और उनके अंदर भी काबिलियत ऐसी ही है कि एक दिन वो भी, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबके बारे में बोलूंगा तो नहीं बताइए, बहुत कुछ है आपके पास, बिल्कुल बताइए। कुछ कुंडलियों पे मैंने स्टडी किया है और करता रहता हूं, बट मैं जानता हूं ये श्योरिटी है कि जिन लोगों की कुंडलियों पे मैं वर्क कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरे क्लाइंट हैं, बट जिनकी कुंडलियों पे मुझे लगता है कि क्षमता है, ताकत है, वो ही एक दिन देश की। किसी महिला को आप देख रहे हैं क्या, कि कोई महिला है जो आने वाले वक्त में अच्छे पोजीशन? अभी ऐसी कोई महिला की कुंडली। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 में कौन कौन से बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे? अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस तरह के तमाम लोग। अगर मैं बात करूं कि राहुल गांधी जी की फैमिली में उनके जो जीजा जी हैं, फंसे हैं, केसेस में फंसे हुए हैं। हाँ, उनके योग बहुत ही प्रबल बने हुए हैं जेल जाने के। हाँ, उनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, शनि नीच राशि में बैठे हैं, केतु उनके गुरु के साथ में चंडाल योग बना करके सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो इमेज का भी, पैसे का भी बहुत विनाश होने वाला। जितना पैसा उन्होंने गुरु के सेकंड हाउस में होने की वजह से, मंगल के रोचक महापुरुष योग, देखिए मंगल प्रॉपर्टी का मालिक है, चौथे घर प्रॉपर्टी का है, इनकम आय भूमि वाहन का है। मंगल 8 नंबर में सुग्रही होना, रोचक महापुरुष योग बना रहा है। तो जीवन में उनको प्रियंका गांधी जी का हस्बैंड बनना, कितनी प्रॉपर्टियों के मालिक तो बनी गए, कितनी
किस्मत अगर 100 करोड़ थे तो 1000 करोड़ की वर्थ हो गई, 1000 करोड़ थे तो 10,000 करोड़ की वर्थ हो गई। एक बार मुझे प्लेन में मिले भी थे, मैं जुरिक से आ रहा था तब मिले थे मुझे। तो मैं बता दूं कि इनका जो आने वाला समय है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और सोनिया गांधी जी का भी आगे आने वाला जो साल है ना, ये हेल्थ 26, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा डेंजरस मेरे को दिखाई दे। राहुल गांधी, राहुल गांधी को थोड़ी सी सपोर्ट मिल सकती है क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में क्या है, शनि नीच राशि में तो बैठे हैं लेकिन तीसरी दृष्टि से छठे घर को देख रहे हैं कि जाते जाते चंगुल से बाहर बच के बाहर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन केजरीवाल जी का बचना थोड़ा सा मुश्किल है। 2026 उनके लिए भी बहुत ही विनाशक होने वाला है। तो आगे आने वाले समय में वो चुनाव जीत इन चीजों से ज्यादा बेटर है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर ज्यादा ध्यान दें। केजरीवाल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाने के 99% योग मेरे को दिखते हैं क्योंकि उनके 12th हाउस में विष योग बना हुआ है, तो ये योग प्रबल है उनके। ये बड़ा खतरनाक है विष अब योग मैं जो ये है। बोल दूं जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जी जी अब एक बात बताइए कि ये पाकिस्तान 2026 सरवाइव कर पाएगा या पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा खेल होने वाला है? 2026 में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान अभी अंदरूनी षड्यंत्रों से बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है, बहुत बुरी तरीके। इंटरनल डिस्टर्ब हाँ, इंटरनल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगर इंटरनल वर्क नहीं किया पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली है। क्या कोई युद्ध होगा भारत पाकिस्तान के बीच में? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि अभी हमारे देश का जो युद्ध है किसी भी छोटी कंट्री से नहीं होगा। अगर हमारे देश का युद्ध होगा तो अपने से स्ट्रांग कंट्री के साथ होगा। चाइना बोल रहे हैं आप? आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं। युद्ध नहीं होगा। देखो, युद्ध होना इतना आसान नहीं है, ये ना बहुत एस्ट्रोलॉजिकल बातें बोलना बहुत ही ज्यादा गलत है कि ऐसे, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमारा देश जब एक तरफ मैं देख रहा हूं बहुत ही ग्रोथ करेगा तो युद्ध ग्रोथ नहीं होने देगा। युद्ध तो कई सालों की ग्रोथ को खत्म कर देगा। इसका मतलब तो अभी हमारे देश के जो पीएम साहब हैं वो बहुत अच्छे रणनीतिकार भी हैं। अमित शाह जी हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। तो वो कहते हैं ना, बच के निकलना है और तरक्की की तरफ बढ़ते जाना है। रिलेशंस, अपने आप को एटम बम बनाना है, सुप्रीम पावर बनाना है। बिल्कुल। रिलेशंस की बात करें तो इंडिया रशिया के रिलेशंस काफी स्ट्रांग बहुत हो अच्छे रहे हैं। आने वाले वक्त में ये रिश्ते और मजबूत हमारे होंगे। देश की मैं बता दूं कि अभी ये जो अगले 3-4 साल मैं देश की अगर हालात देखूं तो बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे और मजबूत होने वाले हैं। अमेरिका के साथ भी आने वाले समय में बहुत मजबूत होंगे क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि 26 सूर्य और शनि दोनों का साल है और हमारे देश की कुंडली में ये दोनों ग्रह हमारी देश की जन्म कुंडली में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ आम पब्लिक से भी जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं। किन किन राशियों में लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है? लक्ष्मी की कृपा की अगर मैं बात करूं तो वृषभ लगन फिर मेरी फेवरेट राशि है, फेवरेट लगन है। तो ये साल 2026, 2027, 2028 अद्भुत है वृषभ राशि वालों के लिए। मेष राशि, मेष लगन के लिए भी बहुत अच्छा है, वृषभ लगन के लिए भी बहुत अच्छा है, मिथुन लगन के लिए भी बहुत अच्छा है। कर्क लगन के लिए अगर मैं बात करूं तो 8वें घर में शनि की पोजीशन होगी तो उसके लिए थोड़ा सा टेक केयर की नीड है कर्क लगन को, कर्क राशि को। सिंह लगन के लिए थोड़ा सा ठीक ठीक है। कर्क लगन के लिए, कर्क राशि के लिए जितना दान पुण्य करते रहेंगे ना उतना प्रॉब्लम से अपने आप को बचाए रखेंगे। भगवान की शरण में रहें, मेडिटेशन करें और दान पुण्य करते रहें। हेल्थ के हिसाब से किन? हेल्थ के हिसाब से ही मैंने बोला कन्या राशि वालों के लिए। सिंह लगन के लिए अच्छा है, कन्या लगन के लिए थोड़ा सा हार्ड समय रहेगा। अपनों का साथ कम होने के योग हैं। अपने रिलेशन में, अपने परिवार में किसी की कमी का होना उनको परेशानी दे सकता है और हेल्थ भी परेशान कर सकती है। थोड़ी बहुत फाइनेंशियली ट्रबल भी उत्पन्न हो सकता है। बट कुछ चीज़ों को लेकर के कन्या राशि वाले अपने बिजनेस में बहुत तरक्की करेंगे। तुला लगन के लिए बहुत अच्छा है तुला राशि, क्योंकि तुला राशि या लगन की अगर मैं बात करूं तो शनि छठे घर में है। छठा घर रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति का भी है और सूर्य एकादश भाव के मालिक हैं। देखो, इस साल
हर लगन कुंडली में सूर्य और शनि की पोजीशन, जैसे ये तो मैंने राशि की बात करी, बट उसके बाद भी हमें ये देखना होगा कि इन लोगों की जन्म कुंडली में पर्सनल जन्म के समय पे सूर्य और शनि की पोजीशन क्या थी। तो ये एक राशि वालों के लिए ये कहना भी कि ऐसा नहीं है अगर मेष राशि वालों के लिए सबके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ विष योग बना करके बैठे, उनके लिए प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उनको जिनकी कुंडली में सूर्य और शनि की पोजीशन अच्छी है, अच्छे घर अच्छे भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं, शनि तो चाहे छठे घर में, आठवें घर में, 12वें घर में, 10वें घर में, एकादश घर में, कहीं पर भी बैठे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक साल ये होने वाला है। और जिन राशियों में शनि की 7.5 चल रही है उनके लिए उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। शनि अभी है मीन राशि में, अगले 1.5-2 साल के बाद शनि जाएंगे नीच राशि में, यानी कि मेष राशि में जब ट्रांजिट होंगे, तो तब जिन जिन राशियों पे शनि की 7.5 चल रही होगी, उन सभी के लिए टाइम जो है, समय जो है, वो परेशानियों से भरा होगा। आपने 12 राशियों का जिक्र किया, आपके हिसाब से वो कौन सी राशि है जो कभी हार नहीं मानती? जो हार नहीं मानती, वैसे तो देखो इस मामले में मैंने करीबन 4-5 राशियों पे स्टडी की है कि जैसे मेष राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, सिंह राशि हो गई और धनु राशि हो गई, ये कभी हार नहीं मानती। लेकिन अगर इनमें सबसे प्रलयंकारी की मैं बात करूं तो वृषभ राशि और सिंह राशि और वृश्चिक राशि, ये 3 हैं जो 1 बाय 1 आगे पीछे रहती हैं। बट अगर एक ही राशि की बात करूं तो वो वृषभ राशि है, टॉरस है। आपका फेवरेट? मैंने जीवन में, ये मेरा फेवरेट इसलिए नहीं है कि मुझे कोई पसंद है, मेरे घर में कोई भी वृषभ राशि नहीं है, बट मैंने ऐसे कितने सारे लोगों की कुंडलियों पे रिसर्च की है और उनका वृषभ लगन या वृषभ राशि पाई और उनके जीवन की मैंने जीवनी देखी, जीवन शैली देखी, उन्होंने इतिहास रचा है। आज देखिए, मैं बिल्डर की बात करूं, एक्सोटिका ग्रुप के जो मालिक हैं नोएडा में, वो वृषभ लगन है। मनोज गॉड, उनका वृषभ लगन है। कृष्ण भगवान, उनका वृषभ लगन है। जितने भी सुपर डुपर रिच लोग हैं ना, वो वृषभ लगन उनका होना बहुत बार मैंने देखा। अब ये बताइए कि 2026 में कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई बहुत बड़ा, जैसे पिछली बार बहुत सारी चीजें हुई, इस बार क्या इस तरह का कोई तूफान, भूकंप? हाँ, देखो इस साल भी ऐसा नहीं है। इस बात को, इस घटना को, इस स्थिति को बिल्कुल भी जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सूर्य और शनि का साल है। इनका द्वंद्व युद्ध कहीं ना कहीं प्रलय तो मचाएगा। तो बहुत सारी जगहों पर प्रलय आने के, त्रासदी होने के, सुनामी आने के योग बनेंगे और बहुत लोगों को अपने परिवार को जोड़ के रखना है, संभाल के रखना है, प्रेम के साथ रखना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। अब जाते जाते आपसे चाहती हूँ कि 12 राशि वालों को आप कोई सक्सेस मंत्र देकर जाएं। देखिए, जैसे मेष राशि वालों के लिए 2025 उत्साह से भरा होगा, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हैं। और मेष राशि वालों के लिए जो सक्सेस मंत्र है वो ये है कि जितने भी ट्यूसडे पहले महीने में आते हैं, उसमें हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें, चमेली के तेल का दीपक जला करके, और ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मंत्र है। और अपने परिवार को जोड़ के रखें। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन इसको और अति उत्तम बनाने के लिए थोड़ा बहुत अपने परिवार को समय देना इनके लिए काफी लाभदायक रहेगा। हनुमान जी इनके इष्ट देव हैं, हनुमान जी की सेवा इनके लिए, इनको और ज्यादा ग्रोथ दे सकती है। वृषभ राशि वाले, जैसे कि मैंने बताया कि टॉप राशि होती है, अच्छी राशि होती है, और वृषभ राशि के अकॉर्डिंग शनि एकादश भाव में है। एकादश भाव प्रॉफिट का हाउस है, तो इन लोगों को माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत आने वाला है इनको। अगर ये कोई इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बड़ा कुछ व्यापार, बड़ा कुछ करने का सोच रहे हैं, तो बिना सोचे, बिना देरी किए इस साल डिसीजन इनको ले लेना चाहिए। तो इनके लिए मैं यही कहूंगा कि शुक्रवार के दिन देसी घी का दीपक जला के गौरी माता की आरती करें, ये इनके लिए बड़ा अच्छा मंत्र है। और ओम श्रीम ओम इस मंत्र का जाप करते रहना इनके भाग्य में वृद्धि करेगा, बहुत अच्छा उपाय है। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अत्युत्तम होने वाला है, क्योंकि शनि मिथुन राशि के हिसाब से 10th हाउस में रहेंगे, और 10th हाउस हमारे स्टेटस का, ओहदे का घर है, कीर्ति, उद्योग, बड़ी पदवी का घर है। तो अगर जीवन में तरक्की करनी है, इस साल को उपयोगी बनाना है, तो हरी मूंग की दाल के दाने पानी में डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं
और वहीं पर बैठ करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और 5 बुधवार किसी भी मंदिर के सेवादार को 3 किलो ग्रीन वेजिटेबल खरीद करके, हरी सब्जियां खरीद करके सेवादार को दान करते रहना। ये इनके जिंदगी में इनको नई ऊंचाइयां देने में, दिलाने में सपोर्ट करेगा, चाहे वो नौकरी में चाहे व्यापार में, दोनों ही परिस्थितियों में इनको सपोर्ट करने वाला है। कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के हिसाब से जो शनि है वो 9th हाउस में रहेंगे। 9th हाउस जो है वो दान पुण्य का, तो एक कोई सुंदर ग्रंथ उठा के ले आए, सुख सागर हो या आप जिस भी कास्ट में हो, अगर मुस्लिम है तो कुरान ले आए, क्रिश्चियन है तो बाइबल ले आए, और हिंदू हैं तो भगवत गीता ले आए, सुख सागर ले आए, कोई भी अच्छा पुराण ले आए और एक एक दो दो पेज पढ़ना आरंभ कर दें। मैं कहता हूं कि कोई उपाय नहीं है ये, लेकिन कुछ दिन पढ़ते रहने से ही इनके भाग्य में वृद्धि आरंभ हो जाएगी, क्योंकि शनि कहां बैठे? धर्म तप श्रद्धा भाग्योदय के घर में। इन लोगों को थोड़ी सी चैरिटी करनी चाहिए, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के काम, किसी के एजुकेशन के लिए, किसी को खाना खिलाने के लिए, किसी को कपड़े, परिवार को सपोर्ट करने के लिए अगर उपयोग करते रहेंगे तो इनकी तरक्की के जो मार्ग हैं और प्रशस्त होते चले जाएंगे। इनके लिए सोमवार के दिन कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और ओम सोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, इनके भाग्य में वृद्धि लेकर के आएगा। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन भी योगी जी का लगन है, तो सिंह लगन वालों के लिए कहूंगा कि ट्यूसडे के दिन एक तो हनुमान मंदिर जरूर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शनि 8वें घर में रहेंगे तो सपोर्ट मिलने, कोई अकल्पित लाभ होने वाला है, कोई झटके से ग्रोथ, जैसे कहते हैं ना लॉटरी लग जाना, गड़ा खजाना मिल जाना, तो अगला साल इनका ऐसे ही अचानक सडन तरक्की वाला भी हो सकता है और सडन प्रॉब्लम भी लेके आ सकता है। शनि को 8वें घर में वैसे तो कारक माना गया, लेकिन फिर भी अपनी अगर लेडीज हैं तो गायनिक प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है, और पुरुष हैं तो उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखना है। इन लोगों के लिए पानी में रोली डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, वो उपाय बहुत अच्छा है। और उस समय जब जल चढ़ाएं, ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, ताकि इनको अपनी समस्याओं से कम समय में मुक्ति मिल जाए। और कहते हैं ना कि कभी कभी उपाय क्या करते हैं, हमारे लिए सही और गलत क्या है हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो इन छोटे छोटे अच्छे उपायों से हमें वो रास्ते, वो वे मिल जाते हैं। आपके लिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है, उस तक पहुंचाने का माध्यम ये उपाय कर सकते हैं। तो उसके बाद कन्या लगन वालों के लिए या कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि पानी में हरी मूंग की दाल के दाने शिवलिंग पे डाल के शिवलिंग पर चढ़ा करके आए, और 12 बेलपत्र पर चंदन का तिलक लगा करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वबंदनात् मृत्यु और मुक्षय मामृतात् मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके आए, और 10 मिनट वहीं पर बैठ करके भगवान शिव से अपनी बातें, अपनी परेशानी शेयर करें, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और वहीं पर बैठ करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तुला लगन वालों के लिए सरसों का तेल और दूध का दान बहुत अति उत्तम है। कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, और गणेश जी को दुर्वा घास कच्चे दूध में भिगोकर गणेश जी को अर्पित करें, और ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। आपको जितने भी तुला लगन, तुला राशि वाले लोग हैं उनके लिए काफी फायदा पहुंचाने वाला ये उपाय है। वृश्चिक लगन स्ट्रांग लगन है। अगर जीवन में कोई अवरोध उत्पन्न आपको लगे कि अगले साल स्टार्टिंग लाइफ में कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो ट्यूसडे के दिन हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करना इन लोगों के लिए भी बहुत ही उत्तम है। पानी में रोली डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, और जल चढ़ाते समय ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और महीने के पहले मंगलवार के दिन 1.25 किलो बूंदी के लड्डू का प्रसाद भगवान हनुमान जी को भोग लगाए, और उसके बाद उस प्रसाद को बाहर छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। वो घर लेके नहीं आना है, वो वहीं पर बांट दें। तो महीने के पहले सभी मंगलवार अगर इन्होंने, जितने भी वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लगन वाले लोगों ने कर लिया, तो ये साल उनका बहुत अद्भुत जाने वाला है। उसके बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि थोड़े से ईगोस्टिक होते हैं, तो उनके लिए भी ये साल काफी, मदर की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो थोड़ा सा उनको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। मदर का स्वास्थ्य बिगड़े तो उसके लिए लापरवाही नहीं बरतनी।
पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो उसके लिए भी लापरवाही नहीं बरतनी, ध्यान रखना है। थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम श्री बृहस्पति नमः का जाप करें। और महीने के पहले महीने के जितने भी थर्सडे आते हैं उन थर्सडे में कुछ केले खरीदें, एक एक 2-2 दर्जन केले खरीदें और वो केले खरीद करके कुंवारी कन्याओं में, छोटी बच्चियों में, मंदिर के बाहर जो बच्चे होते हैं उन बच्चियों में बांटते रहना। इनके भाग्य के वृद्धि के लिए इनके द्वार खोलता चला जाएगा। ये इतना अच्छा उपाय है धनु राशि वालों के लिए। अब मकर और कुंभ, ये दोनों शनि की राशियां हैं। कुंभ राशि वालों के थोड़ा सा पैसे में नुकसान हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए अपने रिश्तों में, अपने भाई बहन, अपने पारिवारिक चाचा ताऊ के बच्चों में, कजन्स में, इनके साथ थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। या थोड़े बहुत भी अगर स्ट्रेस पैदा हो तो सरसों के तेल की बूंदें और काले तिल पानी में डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम, ये 10 मिनट 5 मिनट ये चैंट कर ले। देसी घी का दीपक जलाएं, 2 बत्ती वाला या 4 बत्ती वाला, इससे इनको बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर मैं इनके लिए दान की बात करूं तो तले हुए पकोड़े, तले हुए समोसे, सैटरडे को महीने के जितने भी शनिवार आएंगे जनवरी में, तले हुए समोसे, पकोड़े मतलब मिक्स पकोड़े खरीद के गरीबों में, रिक्शे वालों में, जरूरतमंद जो लोग हैं उनमें बांटना इनकी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल को समाप्त भी करेगा और इनको जीवन में जो इनके लिए सही ट्रैक होना चाहिए उस ट्रैक पर भी लेकर के जाएगा। तो जितने भी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि उपाय पहले महीने में अगर करते हैं, पहले महीने में दान करते हैं, पहले महीने पे फोकस करते हैं तो उनको पूरे साल बहुत ज्यादा उपायों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बचती है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए भी अगर मैं देखूं तो शनि लगन में है। सोच समझ करके डिसीजन लेना। अभी मन में कोई बात आती है, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन उनको परेशानी में डाल सकता है, मुसीबत में डाल सकता है। तो ये साल उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा होगा, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के बाद उनका ये समय बहुत अच्छा ऊपर तरक्की की तरफ उठता चला जाएगा। तो अगर इनको भी मैं दान की बात करूं तो केले खरीद के मंदिर के ब्राह्मण को दान करना, अरहर या उड़द, साबुत दाल खरीद के स्टील के बर्तन में कुछ पैसे डाल के आप मंदिर में, किसी भी मंदिर के जो प्रीस्ट हैं, जो मेन पंडित हैं, मेन पुजारी है, उनको दान करके आ जाए। ये उपाय बहुत अच्छा है। गाय को भिगो करके दाल गाय को खिलाना इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और थर्सडे को पानी में हल्दी डालकर या केसर डाल करके या दूध में केसर या हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ा करके आए और वहीं पर बैठ करके ओम एहि श्री बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। तो ये मैंने आपको ग्रहों के अचूक मंत्रों के साथ, शिव भगवान के साथ जोड़ के उपाय बताए हैं। थोड़े बहुत दान कर लें, भगवान शिव की शरण में चले जाएं। कहते हैं उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है। इन ग्रहों के बाप हैं शिव भगवान। हालांकि मैं बता दूं, हर ग्रह का अपना एक नेचर है, अपना एक अस्तित्व है। जब ग्रह जो देने पे आते हैं तो देते भी बहुत हैं और जब लेने पे आते हैं तो लेते भी सब कुछ हैं। तो ऐसी स्थिति में सही प्रायश्चित आपके लिए क्या होना चाहिए, सही एस्ट्रोलॉजर कौन होना चाहिए, किसकी बातें सुननी चाहिए, किसकी बातें सुन के कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सी चीजें आपके जीवन को बदल सकती हैं, वो शिव भगवान के शरण में जाके आपको प्राप्त हो जाए। तो मनीष जी, आपने अपनी राशि के बारे में सुन लिया? मैं सब कुछ सुन लिया। मुझे एक बात समझ में आ गई हाँ। कि काम कीजिए, मेहनत कीजिए और भोलेनाथ के शरण में रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, आपने आज बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। मनीष जी, जाते जाते कुछ कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से आपने राजनीति के ऊपर अपनी दृष्टि डाली है, एक भविष्यवाणी की है, वो हमारे पॉलिटिकल सेंस से भी बहुत मेल खाता हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछली बार जब हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया था, हमने कहा था कि भाई बिहार में, चूंकि हम तब तक 70-80 कॉन्स्टिट्यूंसी घूम के आए हुए थे, तो हमने कहा था कि आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। इनफैक्ट आपको मैं टेस्ट कर रहा था कि आप बोलते क्या हैं। आपने कहा कि भाई तेजस्वी हार रहे हैं, देन आई सेड कि नहीं, ये बिल्कुल आपके जो कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही है। और जो 2026 का जो आपका प्रेडिक्शन है, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग बैटल ऑफ बंगाल और बहुत कसम कस की लड़ाई होने वाली है। ये तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही सही प्रेडिक्शन किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, आप आए इतनी जानकारी मैं दी। एक अंत में, क्योंकि जी। 2026 का एक बहुत बड़ा फल जो जीवन में आने वाला है वो बताना चाहूंगा कि ये किसी राशि के लिए नहीं है कि कोई मेष राशि, वृश्चिक राशि या कोई भी, हर किसी राशि के लिए है
कि इस साल आप बहुत कुछ पालोगे, लेकिन अपना अगर कोई खो दिया, कितना भी पैसा खर्च करके उस अपने को वापस नहीं ला सकते। तो मैं जो देख रहा हूं कि ये साल रिश्तों को टूटते देख रहा हूं, पिता के साथ, पुत्र के साथ मतभेद होते देख रहा हूं। इस साल ये प्रॉब्लम अगर इतनी है तो ये इतनी होने वाली है। तो मैं कहता हूं अगर इतनी है, इससे पहले कि पिता के ऊपर कोई मुसीबत आए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। अगर पिता से आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, तो आपके पिता के साथ ऐसा ना हो कि ये लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो पिता सुख से वंचित होने वाले हैं। ऐसा मैं भविष्य में देख रहा हूं, 2026 में देख रहा हूं। सूर्य शनि का साल है। तो मैं यहां पर जाते जाते एक ऐसा उपाय सबको देना चाहता हूं जो शायद इस रिश्ते को या आपके जीवन की खुशियों को टूटने से बचा सकता है। कि जितने भी लोग हैं सभी कर सकते हैं, हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है। सुबह जब आप उठते हैं तो अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं, 21 बार या 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, धरती माता को 3 बार टच करके अपने माथे से लगाएं और अपना सीधा पांव जमीन पे रखें। और जमीन पे रखने के बाद, उठने के बाद सीधा अपने माता पिता के कमरे में जाएं और उनके चरणों को स्पर्श करके आए। रात को सोते समय 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट अपने पिता के पांव, अपनी माता के पांव दबा के आए। मैं कहता हूं कि आपके पिता की आयु को वृद्धि करने वाला यह उपाय है, क्योंकि एक बार पिता चले गए ना, वापस नहीं आएंगे। और जिसने अपने पिता को खो दिया है, उनको मेरी ये बात समझ आ रही होगी कि पिता हमारी ताकत है, पिता हमारी बैकबोन है। पिता अगर हमारे साथ है, वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी हमें लगता है कि मैं सारे दुनिया को झुका सकता हूं। लेकिन जब पीछे की ये बैकबोन हट जाती है ना, फिर लगता है कि पता नहीं अगला कदम भी मैं उठा पाऊंगा कि नहीं। तो मेरा सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को जितना अच्छा कर सकते हो ना, इस 2026 में वो कर लीजिए। जब 2026 बीतेगा तो खुशियां 10 गुना आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। यही मेरा आप सभी को संदेश है। और जाते जाते आपने बहुत इमोशनल बातें भी कह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने आने वाले जीवन की चीज़ों को समझ सकते हैं। ज्योतिष हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है और कुणाल जी से हमने यही मार्गदर्शन लेने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि 2026 का साल राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक, देश के लिए या तमाम चीज़ों के लिए कैसा रहने वाला है। आप कुणाल जी के साथ हमारा पुराना पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। हमारे आर्काइव वीडियो में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुणाल जी से पूछना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन में इनके नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। आप उन नंबरों पे कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा कैपिटल टॉक का ये खास कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।